लेकिन अब बात होगी शेयर बाजार की। हमारे साथ रजत जुड़ चुके हैं। रजत, क्या है खास? जी बिल्कुल, बाजार पर दबाव है। आरबीआई गवर्नर के नाम का ऐलान हुआ उर्जित पटेल साहब, लेकिन उसके बावजूद बाजार ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग में है। और ये मृत्युंजय पिछले कुछ दिनों में यही ट्रेंड है, हम बार बार तेज खुलते हैं लेकिन ऊपरी स्तरों पर संभलते नहीं। 8700 के लेवल बहुत दूर छूटा फिर से आज, 60 पॉइंट्स से नीचे अब 86-40 के लेवल पे कामकाज कर रहे हैं। और डिफेंसेस में पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग बन रहा है। HUL, ITC, सिप्ला, पावर ग्रिड, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो निफ्टी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी बैंकिंग खेमे में आज बिकवाली ज़्यादा हावी होती हुई नजर आई, लेकिन ऐसे माहौल में कौन से छोटे मझौले शेयर्स हैं जहां पर इस गिरावट में भी ट्रेडर्स तेजी कर रहे हैं, पोजीशंस बना रहे हैं, वो देखते हैं स्मॉल कैप रेडार में। गुजरात सिद्धि सीमेंट, थोड़ी देर पहले ही आपको 9:30 बजे ये शेयर बताया गया। आज का सुपर शेयर, रोज बरोज एक ऐसा शेयर लेके आते हैं जहां पर फंडामेंटल पिक होती है लेकिन टेक्निकल स्ट्रांग होते हैं और तेजी पकड़ सकता है। इंट्राडे बेसिस पे 8% की तेजी के साथ अभी भी कामकाज कर रहा है गुजरात सिद्धि सीमेंट। अल्फाजियो एक और स्टॉक, 3 सत्रों से शेयर में जोरदार तेजी है। और आज तो वैसे भी एक पिछले कुछ दिनों से ड्रिलिंग ऑफशोर कंपनियों में तेजी थी। सिस्मिक डेटा प्रोवाइड करती है इन कंपनियों को ये अल्फाजियो, और आज भी एप्रिसिएशन दिखा रही है। एजुकेशन स्पेस में एक स्टॉक स्ट्रांगली एप्रिशिएट कर रहा है, वो है एप्टेक। वॉल्यूम्स के साथ शेयर में खरीदारी है और नए लेवल्स छूता चला जा रहा है। अब 16% के स्ट्रॉन्ग गेंस। गुजरात एल्कलीज, क्योंकि कॉस्टिक सोडा पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है उसकी मियाद बढ़ाई गई, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। आज गुजरात एल्कलीज जैसी कंपनियां जो हैं उन पे DCW भी इसी श्रेणी में आती है और यह आज का टुडेज ट्रेड था। DCW में एप्रिसिएशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। गुजरात एल्कलीज अब 3.5% ऊपर। और कॉर्ड्स केबल्स एक और शेयर जहां पर NCDs के जरिए रकम जुटाने की योजना है और कॉर्ड्स केबल्स में आज एप्रिसिएशन देखने को मिल रही है। तो कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज मोमेंटम बना हुआ है। केमफैब एल्कलीज, इन्फिनाइट कंप्यूटर्स, दीपक फर्टिलाइजर्स, सूची लंबी है। मेरे साथ जैसे ब्रजेश सिंह जी जुड़े हैं। ब्रजेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो मार्केट्स पे अप्रोच बताएं। ये जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, अब निफ्टी पे कैसे ट्रेड किया जाए आज के लिए? गुड मॉर्निंग रजत जी। देखिए, निफ्टी का फिर भी वही रहेगा, बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी हम लेके चलेंगे जब तक निफ्टी 8490 ब्रेक नहीं करता है। हालांकि नो डाउट देयर वाज बीन अ प्रेशर ऑन द हायर लेवल ऑफ 8700 अराउंड। हमने 2 बार टेस्ट करने की कोशिश करी। एक बार हमने 8711 का लेवल बनाया, दूसरी बार हमने 8728 का 52 वीक हाई बनाया, बट वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है ओवरऑल। जिस हिसाब से उसको मोमेंटम चाहिए, ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक्स थे जो लास्ट वीक में अगर आप देखेंगे कि उसने सपोर्ट दिया था और उसका एक लेवल था साइकोलॉजिकल, एक टारगेट जो टच हुआ था 19,400 19,450। बट मेरे को अभी भी यही लगता है कि जब तक निफ्टी 8,400 आप कह रहे हैं ऊपरी स्तरों पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। ब्रजेश जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन क्योंकि आज बाजार पे जो डोमिनेट कर रही है खबर वो आरबीआई गवर्नर का ऐलान ही है। और मेरे साथ इसमें खास मेहमान जन्मेजय सिन्हा जी जुड़ चुके हैं, चेयरमैन बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एशिया पैसिफिक के। जन्मेजय जी, बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, इस खास मौके पे आरबीआई गवर्नर के नाम का ऐलान हुआ, उर्जित पटेल साहब, और ये जो एक डिस्कम्फर्ट था, एक क्लैरिटी नहीं आ रही थी इस नाम को लेकर, सरकार ने वो जारी किया। आपका फर्स्ट टेक कि ये आपको सरकार की चॉइस लगी कैसे? और मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि उर्जित पटेल साहब BCG में भी काम कर चुके हैं, तो उस लिहाज से ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं, बहुत ही बढ़िया चॉइस है। उर्जित पटेल वन ऑफ द बेस्ट मैक्रो इकोनॉमिस्ट हैं ग्लोबली। वो येल से PhD किए, वो ऑक्सफर्ड से MPhil किए, और जब वो स्टूडेंट थे तब वो अपने प्रोफेसर के साथ जॉइंट पेपर लिखना शुरू किए। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी उनकी अहमियत थी कि उनके प्रोफेसर जब वो स्टूडेंट थे तभी उनके साथ जॉइंट पेपर लिखना शुरू किया। लेकिन फिर उनके साथ जी आप देखिए कि आप इंडिया में उनका ताल्लुक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लंबा था और वो जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चलती है, और बैंकों के साथ आजकल जो तकलीफ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके है, तो वो अच्छे से समझते हैं। तो हमको तो ये लगता है ये बहुत ही बढ़िया चॉइस है। वो बहुत ही सक्षम आदमी है, समझते हैं, उतना बात नहीं करेंगे मगर बहुत सोच समझ के काम करेंगे। राइट। लेकिन सर, अब जो सब ये जानना चाहते हैं कि जो पॉलिसी ड्राफ्ट हो रही हैं, जो करंट पॉलिसीज हैं, महंगाई के मोर्चे पे जो रघुराम राजन साहब ने काम किया, उसको आने वाले समय के लिए एग्जीक्यूशन कैसे होगी उस पॉलिसी की, और उर्जित पटेल साहब अब क्या स्टेप्स लेंगे ताकि मॉनेटरी स्टेबिलिटी बनी रहे
और ग्रोथ को बढ़ावा मिले, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। 3 महत्वपूर्ण मुद्दे जो उनके पास हैं। आप क्या मानते हैं कि स्ट्रैटेजी कैसे डिवाइस कर सकते हैं सर गोइंग फॉरवर्ड? जी देखिए, पहले तो उनके स्पीचेस पढ़ने चाहिए। वो बहुत स्पीच नहीं देते थे, मगर जो स्पीच देते थे हमको लगता है कि प्रेस और मीडिया ज़्यादा उसको पढ़ी नहीं है, उसको स्टडी नहीं की है। उनने पहली बार बोला था इन्फ्लेशन के मुद्दे पर कि इन्फ्लेशन इंडिया में कंट्रोल हुआ है 3 वजहों के। एक तो ऑयल प्राइस घटने की वजह से, दूसरा गवर्नमेंट का मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और तीसरा आरबीआई का इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। तो कहीं आप ये स्पीच देखिए उनके, कभी 1 साल पहले, 6-8-10 महीने पहले स्पीच थी, हमको याद नहीं है एग्जैक्टली कब थी। तो उनने पूरा नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग दिखाया कि कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल किया गया है इंडिया में। और हमको लगता है कि उनकी नीतियों में इसका रिफ्लेक्शन होगा कि वो समझते हैं कि उतना सिंपलिस्टिक नहीं है कि फूड प्राइसेस, देखिए सीपीआई में 51% वेट तो फूड एंड बेवरेजेस का है। तो वो समझे कि गवर्नमेंट की जो एग्रीकल्चर में जो पॉलिसी थी टू कर्ब शॉर्टेजेस, उससे काफ़ी हद तक इम्पैक्ट हुआ था इन्फ्लेशन पर। ऑयल प्राइस घटा, वो फिस्कल डेफिसिट को भी घटाया, इन्फ्लेशन को भी घटाया। तो ये इनने पहले बोला था। दूसरी बात, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, ये उर्जित पटेल ने आज तक क्रोनी कैपिटलिज्म वगैरह पर शब्द नहीं इस्तेमाल किए। उनने बोला है कि मेनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर नॉट वाइट एलिफेंट्स। जानते हैं कि नहीं, उनने बहुत स्पेसिफिकली समझाया कि वो अच्छे से जानते हैं इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर का सिचुएशन। तो हम लोग को उनकी स्पीचेस को थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। इतना सिंपलिस्टिक नहीं है, ये काफ़ी नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग वाले आदमी हैं। और ये उतना बोलते नहीं है, मगर जो बोलते हैं लोगों को पढ़ना चाहिए। सर, अभी थोड़ी देर पहले प्रदीप चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े थे और उनका ये कहना था कि आरबीआई ने जितने कदम उठाए हैं एनपीए को टैकल करने के लिए वो पर्याप्त नहीं हैं। मौजूदा सिनेरियो को देखते हुए आरबीआई को पहले तैयारी करनी चाहिए इन एनपीए से निपटने के लिए। आप क्या मानते हैं, क्या एनपीए के मोर्चे पे आरबीआई ने स्ट्रिक्ट स्टेप्स बिल्कुल, मैं सहमत हूं। ओके, तो क्या मानते हैं रघुराम राजन की पॉलिसी उतनी कारगर नहीं थी? अब उर्जित पटेल के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी बैंकिंग सिस्टम्स के एनपीए से निपटने के लिए। मैंने तो इस पर आर्टिकल भी लिखा कि आरबीआई की जो पॉलिसी थी उनसे मैं सहमत नहीं था। ये तो प्रदीप चौधरी साहब जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। बड़ा सिंपलिस्टिक अप्रोच अभी आरबीआई ने लगाया था बैड लोन्स को क्लीन अप करने के लिए। तो इसके बारे में हम लोग को समझना पड़ेगा, और ये हमको लगता है कि उर्जित पटेल साहब अच्छे से समझेंगे, मगर उतना आसान नहीं है सॉल्व करना, क्योंकि अभी जो पहले स्टेप्स आरबीआई ने ले लिए, हमको तो लगता है उसमें से सोचना था पहले कि कैसे करना चाहिए था। अभी क्या रीज़न हुए थे ये बैड लोन्स के लिए, इनको कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, इस पर तो काम करना पड़ेगा। क्योंकि जो सेक्टर जब खराब होता है तो बैड लेंडिंग नहीं होता है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर डाउन था, स्टील सेक्टर डाउन था, टेक्सटाइल सेक्टर डाउन था, पावर सेक्टर में प्रॉब्लम्स थे। तो ये सब क्यों प्रॉब्लम्स हुए थे? प्रॉब्लम्स इसलिए हुए थे कि 12th 5-year प्लान को हम लोग को आपके देखना पड़ेगा कि पीपीपी के क्लियरेंसेज नहीं आए थे। तो ये जो नहीं आए थे, क्यों नहीं आए थे? गवर्नमेंट क्लियरेंसेज नहीं दिए थे। और फिर कैसे करके ये प्रोजेक्ट्स फंसे और उनको कैसे अनलॉक करना है, ये समझना पड़ेगा। इतना सिंपल। अभी जो S4 वाला जो सर्कुलर आरबीआई ने इशू किया, वो अच्छी सर्कुलर, मगर उसके साथ शुरू करना चाहिए था। तो अभी ये इनके लिए बड़ा भारी मुद्दा आ गया है सामने, मगर ये तो मॉनेटरी पॉलिसी देखते थे, ये बैंकिंग सुपरविजन नहीं देखते थे। तो इनको अब ये प्रॉब्लम से निपटना पड़ेगा। लेकिन सर, ये जो आप एनपीएस के बारे में हम बात कर रहे हैं, अब मुद्दा ये भी है कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती कर गई, क्योंकि एनपीएस का मुद्दा तो है ही, एनपीएस बढ़ते चले जा रहे हैं सिस्टम में, अगर सख्ती कर गई तो क्रेडिट फ्लोज पे कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा और जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी क्रेडिट मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। उस सिचुएशन से कैसे निपटें? आप सही बात बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। तो इसीलिए, मगर देखिए, उर्जित पटेल की ये पॉलिसी नहीं थी, आप उनको मत ब्लेम कीजिए इसके लिए। उर्जित पटेल मॉनेटरी पॉलिसी देखते थे, वो बैंकिंग सुपरविजन नहीं देखते थे। अब उनको ये प्रॉब्लम से निपटना पड़ेगा सोच समझ के। तो अभी तो टेक ओवर भी नहीं किए हैं, अभी इनको सोचना पड़ेगा कि ये किस मामले के कैसे हद तक इसके ये चैलेंज से डील करें।
हम सिर्फ वही फोकस में कर रहे हैं कि अब गोइंग फॉरवर्ड उर्जित पटेल जी के आने वाले समय के लिए चुनौतियां क्या होंगी, और एक चुनौती है विदेशी फंड्स को जो इंडिया में आ रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं मोदी सरकार बनने के बाद, उसको संभाले रखना बल्कि उसको बढ़ाना। FCNR रिडेम्पशन कहीं ना कहीं एक रोड़ा है इस मामले में। 20 बिलियन US$ की रकम अगले 3 महीने में रिडेम्पशन होने जा रहा है, इसको कैसे टैकल करें और करेंसी मार्केट्स पे इसका इम्पैक्ट। और मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि IMF में काम कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस बहुत है विदेशी निवेशकों के बारे में, साथ ही विदेशी फंड फ्लोज को टैकल करने के बारे में। जी जी बिल्कुल। देखिए अभी तो ये FCNR डिपॉजिट्स का मामला उतना बड़ा नहीं है, 20-30 बिलियन डॉलर से कुछ ही नहीं होने वाला। इंडिया का भी रिजर्व 380 बिलियन है, तो इस पे तो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात आप ये देख लीजिए कि इंडिया का मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अभी बहुत बढ़िया है। ग्रोथ 7% से ऊपर है, करंट अकाउंट डेफिसिट 1.5-1.8 है, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। तो अभी आप इंडिया में देखिए 2-3 चीज़ बहुत ही अहम बात है। एक तो FDI नंबर्स काफ़ी बढ़ गए हैं। दूसरा आप देखिए ब्रेक्सिट के बाद भी और गवर्नर के अनाउंसमेंट के बाद भी FII फ्लोज इंडिया में उतने ही मजबूती से आते रहे। तो अभी जो है वर्ल्ड देख रही है कि आप कहाँ जाएंगे पैसा के साथ। अभी जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू होगा US में, तब जो है थोड़े से FII फ्लोज में इम्पैक्ट होगा। बट जब तक कि वो नहीं होगा, अभी तब तक तो इंडिया का सिचुएशन काफ़ी बढ़िया है और ये FCNR फ्लोज से कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है। RBI की ऑटोनॉमी क्या खतरे में पड़ जाएगी? स्ट्रेट सवाल है MPC के गठन के बाद कि ये देखिए, ये बहुत ही हमको तो ये एक सवाल ही खराब लगता है। डॉक्टर रेड्डी के पहले RBI गवर्नर और मिनिस्ट्री में कोई तकलीफ नहीं होती थी, और डॉक्टर रेड्डी के ज़माने में भी प्राइम मिनिस्टर और डॉक्टर रेड्डी में कभी नोकझोंक नहीं होती थी। और इंडिया का इन्फ्लेशन 60 साल 70 साल आप देख लीजिए काफ़ी अच्छे कंट्रोल में था। मेरी तो पूरी उम्मीद है कि उर्जित पटेल की रिलेशंस गवर्नमेंट के साथ अच्छी रहेंगी, और इसके ये नहीं माने कि RBI की ऑटोनॉमी कोई इम्पैक्ट होगा। इनफैक्ट RBI की ऑटोनॉमी बढ़ेगी, घटेगी नहीं, कहीं रिलेशनशिप्स गवर्नमेंट्स के साथ अच्छा रहे। और ये मैं मीडिया से अनुरोध करता हूं कि आप लोग ये सिंपलिस्टिक बात मत बोलते जाइए कि ऑटोनॉमी के माने हुआ कि झगड़ा करें। कोई सेंट्रल बैंक, देखिए ब्रेक्सिट के बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड ने तो इमीडिएटली एक पॉलिसी मेजर निकाल करके इंटरेस्ट रेट घटाया, क्वांटिटेटिव ईजिंग किया। क्या वो बैठ करके झगड़ा किए क्या गवर्नमेंट के साथ? नहीं किए। हम लोग का मैच्योर रिलेशनशिप्स होना चाहिए RBI एंड गवर्नमेंट के साथ, एंड मैच्योर डिस्कशन होना चाहिए फिस्कल डेफिसिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी। सर मैं इसलिए सवाल पूछ रहा था क्योंकि जब रघुराम राजन के टेन्योर में बातें उठी तो कहीं ना कहीं जेस्चर्स से ही इनफैक्ट पता चलता था कि कुछ तालमेल की कमी देखने को मिल रही है पॉलिटिकल सिनेरियो और RBI की मौजूदा पॉलिसी में। लेकिन आपने कह दिया कि उर्जित पटेल साहब का जो है तालमेल वो सरकार के साथ ठीक बैठेगा। लेकिन मैं हाँ ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव बनानी है सर, और ब्याज दरों में कटौती करना ये इंडस्ट्री की मांग है। गोइंग फॉरवर्ड क्या लगता है कि अब ब्याज दरें घटेंगी? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी 6% के ऊपर है, और साथ ही साथ 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने जिससे बहुत बड़ी रकम सिस्टम में आ जाएगी। ऐसे में ब्याज दरों की घटने की संभावना कितनी? ये जी देखिए, इसीलिए मैं तो उर्जित पटेल का जो स्पीच था वो बड़ा केयरफुली पढ़ा कि वो बोले कि इन्फ्लेशन घटा 3 रीजन के लिए। ऑयल प्राइस घटने की वजह से, गवर्नमेंट का ट्रीटमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और इंटरेस्ट रेट। तो आप कहीं देखिए कि इंडिया का CPI जो है कंजम्पशन 65% है और इन्वेस्टमेंट 35% लगभग। तो कहीं आप सोचिए कि WPI का इम्पैक्ट हो 35% पर और CPI का इम्पैक्ट हो 65%, तो कहीं आप इसको दोनों को जोड़ के सोचिए तो इंडिया का इन्फ्लेशन तो फिर 4% के करीब है। और मैं तो ये सोचता हूँ कि डॉक्टर पटेल ये जानेंगे कि एग्रीकल्चर कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट अकेले नहीं कंट्रोल कर सकता, क्योंकि तो मुझे लगता है ये सोच करके इस पर वो डिसीजन लेंगे। अब वो क्या डिसीजन लेंगे तो वही जानते हैं, मगर वो सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हैं इन्फ्लेशन की। वो आप उनका स्पीच देखिए तो आप पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे कि वो तीनों चीज़ को अहम माने थे इन्फ्लेशन को घटाने के लिए। तो
तो कहीं वो 3 चीज माने थे, तो वो जान रहे थे कि एग्रीकल्चर कमोडिटी का जो प्राइस बढ़ रहा है, पल्सेस का प्राइस बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट से नहीं कंट्रोल होता है, इंपोर्ट से कंट्रोल होगा। तो ये सब उनकी समझ ये सब चीज में काफी अहम है। तो हमको तो लगता है कि ये समझेंगे। अब इंटरेस्ट रेट घटाएंगे कि नहीं, मैं क्या जानूं, मैं नहीं जान सकता हूं, मगर उतना सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग उनका नहीं है। राइट सर, बहुत शुक्रिया जन्मेजय सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जन्मेजय सिन्हा जी, चेयरमैन बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एशिया पैसिफिक के, और बता रहे थे कि रघुराम राजन के बाद अब जो उर्जित पटेल साहब आए हैं सिस्टम में, तो एक जो ट्रांजिशन प्रोसेस है वो स्मूथ रहने वाला है और पॉलिटिकल सिस्टम से भी तालमेल खास तौर से बिठाने की कोशिश करेंगे उर्जित पटेल साहब। लेकिन आज मार्केट्स पे रिएक्शन थोड़ा नेगेटिव देखने को मिला। ब्रजेश जी मेरे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश जी, ऐसे माहौल में अगर कुछ स्टॉक सिलेक्शन करना हो सर, तो आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है? देखिए, 2-3 स्टॉक्स जो नज़र आ रहे हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट हो सकता है। एक मोमेंटम काउंटर, जैसे अगर हम देखें एजुकेशन सेक्टर मूव का हो रहा है, उसमें NIIT को हम देख सकते हैं समवेयर ऑन 93-94 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। 2 अच्छे सपोर्ट है नीचे, समवेयर ऑन 86, दूसरा है एग्रेसिव ट्रेडर के लिए 90, और 90 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग कर सकते हैं। वंस द स्टॉक क्रॉसेज 96 लेवल, शॉर्ट टर्म के लिहाज से लगभग 104 और 110 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा बल्लार इंडस्ट्रीज़ को आप देख सकते हैं, समवेयर अराउंड 13-14 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा है। 12.5 रुपये का आप स्टॉप लॉस लेके एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 17 रुपीज़ एंड 18 रुपीज़। ठीक है, आप कुछ बजिंग स्टॉक्स देखते हैं सर जो आज की मार्केट पे स्ट्रांगली अप्रिशिएट कर गए। एक तो देखिए दीपक फर्टिलाइजर्स और केमफैब एल्कलीज, दोनों स्टॉक्स बताएं टारगेट्स कहां तक हैं? देखिए, दीपक फर्टिलाइजर को हम देख सकते हैं समवेयर अराउंड एज कम्पेयर टू द अदर वंस, लगभग 202 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक हैज़ अ नाइस सपोर्ट समवेयर अराउंड, डीपर सपोर्ट समवेयर अराउंड 175। उसके ऊपर अगर हम देखें तो समवेयर अराउंड 190 का एक अच्छा सपोर्ट एक है। एग्रेसिव ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर आप देखें तो 190 का स्टॉप लॉस लेके चलें। इमीडिएट बेसिस पे आपको जो रेजिस्टेंस जोन आपको देखने को मिलेगा वो समवेयर अराउंड 208 से 2010 का है। वंस द सप्लाई इज बीन क्रॉस ऑफ 2010, तो ये एक नए मोमेंटम जोन में चला जाएगा, और आपको जो अपर लिमिट आपको जो देखने को मिलेगी वो समवेयर अराउंड 230 के आसपास में देखने को मिल सकती है। स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स और साथ ही साथ क्लेरेंट केमिकल, दोनों स्टॉक्स बज कर रहे हैं, आपकी राय? अनफॉर्चुनेटली दोनों को मैं ट्रैक नहीं करता हूं, तो आई वुड नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन बोथ ऑफ देम। चलिए, बाजार का जो आज सबसे ज्यादा बढ़ने वाला शेयर निफ्टी पे है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। आज FMCG स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी हो रही है। HUL पे आपकी राय? देखिए, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो FMCG सेक्टर्स में जो डिफेंसिव जहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बाइंग नज़र आ रही है वो HUL एज वेल एज डाबर में है। अगर हम HUL की अगर हम बात करते हैं तो ओपन इंटरेस्ट भी इसमें अच्छा बिल्डअप हो रहा है, लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप हो रही है। समवेयर अराउंड 930 के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है। स्टॉक टिल इज बिन ट्रेडिंग ऑन 905, स्टॉक में मोमेंटम अपवर्ड की तरफ पकड़ा हुआ है। इमीडिएट बेसिस पे 955 रुपये के आसपास में इसका एक रेजिस्टेंस जोन है जहाँ पर आपको सप्लाई देखने को मिलेगी। एक बार वो सप्लाई अगर कंज्यूम हो गई तो जो एक नई टेरिटरी में चला जाएगा। स्टॉक कैन गो ऑल द वे टू 990 लेवल, बट दैट इज अ मीडियम टर्म टारगेट। सेम विथ आप इसकी ले सकते हैं डाबर के भी आसपास में 295 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक जब तक 285 रुपये के ऊपर है तब तक आप इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉक को जो रेजिस्टेंस जोन है वो लगभग 303 से लेकर 305 का है। एक बार वो कंज्यूम हो गया 305 का लेवल, देन द स्टॉक गोज इनटू न्यू टेरिटरी टू द लेवल ऑफ 320 टू 325। चलिए, बहुत शुक्रिया सर ब्रजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। फिलहाल 24 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी पे 8642 के लेवल